नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। और बात करेंगे शो में दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिनका सीधा असर होता है दुनिया के हर देश पर। और हम सिर्फ खबर नहीं बताते, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रोज शाम को हम आपके लिए लेकर आते हैं उन तमाम बड़ी खबरें जिनका हम करते हैं पोस्टमार्टम। और इस बुलेटिन में हम आपको खबरों के हर पहलू से करवाएंगे रूबरू, बताएंगे क्या कुछ है आपके लिए खास। तो आइए शुरू करते हैं वर्ल्ड नाउ की। वर्ल्ड नाउ में जो हम आज जिन खबरों की बात करेंगे वो है अमेरिका के उस प्लान के बारे में जिसमें हमले की पूरी कहानी है। खाड़ी देशों में अगले 48 से 72 घंटों के भीतर महाविनाश का नया अध्याय शुरू होने वाला है। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नक्शे से मिटाने की पूरी पटकथा लिख दी? पेंटागन से आ रही खबरें और ट्रंप की एक सोशल मीडिया पोस्ट इसी बात की गवाही दे रही है। अमेरिका ने ईरान की चौखट पर दुनिया के सबसे खतरनाक रणनीतिक बॉम्बर B-2 स्टेल्थ को भी तैनात करने के संकेत दिए। रडार की नजरों से ओझल रहने वाला ये यमराज विमान एक बार में करीब 18 टन परमाणु या पारंपरिक बम गिराकर पूरे युद्ध का रुख बदलने की ताकत रखता है। कहानी की कड़वी सच्चाई यह है कि 8 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान की मध्यस्थता में जो 2 हफ्ते का सीजफायर हुआ था, वो अब पूरी तरह से लाइफ सपोर्ट पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि वो कूटनीति के झांसे में आने वाले नहीं हैं। अब एक तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर तेहरान में कूटनीति की आखिरी सांसें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के IRGC ने भी धमकी दे दी कि नया हमला हुआ तो आग पूरे मिडिल ईस्ट से बाहर तक फैलेगी। लेकिन इजराइल से लेकर खाड़ी के अड्डों तक अमेरिकी हथियारों का पहुंचना चीख चीख कर ये कह रहा है कि अब बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है, बस धमाके का इंतजार है। बताएंगे आपको विस्तार से इस कहानी की पूरी सच्चाई। फिर वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे कैसे डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने तुलसी गबार्ड को निपटा दिया। कहते हैं कि जब जंग में मन मुताबिक जीत ना मिले तो शासक अपनी नाकामी का गुस्सा दुश्मनों से ज्यादा अपनों पर निकालने लगते हैं। महाशक्ति अमेरिका में इस वक्त यही मनोवैज्ञानिक खेल चल रहा है। करीब 90 दिनों से जारी ईरान में जंग में मनचाही सफलता न मिलने से तिलमिलाए राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपने ही प्रशासन के भीतर शुद्धिकरण अभियान छेड़ दिया। और इसका सबसे बड़ा ताजा और सबसे बड़ा शिकार बनी है अमेरिका की खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड। दिखाने के लिए तो तुलसी गबार्ड ने पति की बीमारी का हवाला देकर इस्तीफा दिया, लेकिन पर्दे के पीछे की हकीकत बेहद कड़वी है। गबार्ड लगातार ईरान युद्ध को असंवैधानिक मान रही थी और उनका खुफिया आकलन ये था कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है ही नहीं। और ये सच ट्रंप की वॉर प्रेसिडेंट बनने की जिद के आगे आड़े आ रहा था। और इससे पहले सच बोलने वाले CIA अधिकारी जो कैंट को भी बागी बनाकर बाहर कर दिया गया और अब स्वतंत्र राय रखने वाली गबार्ड को किनारे लगा दिया गया। साफ है, युद्ध के इस नाजुक मोड़ पर ट्रंप को सलाह देने वाले रणनीतिकार नहीं, बल्कि बिना सवाल किए बस हाँ में हाँ, यस सर करने वाले लोग ही चाहिए। सीज फायर टूटने की कगार पर है और ट्रंप प्रशासन अब पूरी तरह से कड़े फैसलों के लिए अपने ही तंत्र को कट्टर बनाने में जुट गए। बताएंगे इस पूरी कहानी की ABC। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे उस साजिश की जिसमें यह खुलासा हुआ है कि इवांका ट्रंप की हत्या की प्लानिंग रची गई थी। क्या मिडिल ईस्ट में सुलग रही ईरान जंग की आग अब अमेरिका के आलीशान महलों तक पहुंच चुकी है। यह सनसनीखेज सच द पोस्ट अखबार के खुलासे से सामने आया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप की हत्या की एक बेहद खौफनाक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश भी हुआ। 15 मई 2026 को तुर्कियों में दबोचे गए 32 साल के इराकी आतंकी मोहम्मद बाकर साद अल सादी के पास से फ्लोरिडा में इवांका के घर का पूरा ब्लूप्रिंट बरामद हुआ। और यह आतंकी ईरान की IRGC से जुड़े संगठन कतैब हिजबुल्लाह का वरिष्ठ सदस्य है, जो साल 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए अपने कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था। सोशल मीडिया पर अमेरिकियों को खुलेआम चेतावनी दी गई कि ना तुम्हारे महल सुरक्षित हैं और ना ही तुम्हारे लोग। इस वक्त ये जंग अब 2 मोर्चे पर जा चुकी। एक तरफ आसमान में मिसाइलें हैं, दूसरी तरफ अमेरिकी जमीन पर खुफिया साजिशें रची जा रही है। खुद डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और जेरेड कुशनर जैसे नाम ईरान के समर्थित आतंकियों के निशाने पर हैं। ईरान का संदेश साफ है कि जंग का हिसाब अब अमेरिका के भीतर
घुसकर बराबर किया जाएगा। करेंगे इन्हीं खबरों पर विस्तार से चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ल्ड नाउ। क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है? और इसके लिए पटकथा भी लिखी जा चुकी है। दरअसल माना जा रहा है कि 2 से 3 दिनों में हमला किया जा सकता है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि इसके पीछे की जो कहानी है उससे तो यही नजर आता है। ट्रंप प्रशासन आनन फानन में सारी तैयारियों में लगा हुआ है। और जानते हैं खबर क्या है? खबर यह है कि अमेरिका हमले की सारी कहानी पहले ही लिख चुका है। इजराइल से लेकर हर उन जगहों पर पहले ही अमेरिका हथियार पहुंचा चुका है जहां से हमला हो सकता है, ईरान की घेराबंदी हो सकती है। बताएंगे इसकी विस्तार से पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। वो तस्वीर जो अमेरिका की ओर से जारी की गई, अमेरिका की ओर से B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स की एक वीडियो, एक तस्वीर जारी की गई है। देखिए, यह है वो तस्वीर, ये पोस्ट किया गया। ये तस्वीर ट्रंप के डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ डैन स्क्वेविनो ने एक तरह से जारी किया। अब इसमें क्या है? दरअसल आपको याद होगा जब पिछली बार स्क्वेविनो ने B-2 का फुटेज पोस्ट किया था तो उसके अगले ही दिन अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया था। जून 2025 में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उस समय भी ऐसी ही तस्वीरें जारी की गई थी स्क्वेविनो की तरफ से, और उसके बाद में भी वही हुआ। और फिर से अब उन्होंने B-2 का विजुअल जारी कर दिया। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये दरअसल संकेत है। तो क्या ईरान फिर से घिरने वाला है? क्या ईरान पर फिर से हमला होने वाला है? जो ये संकेत नजर आते हैं, क्योंकि 2025 हो या फिर 28 फरवरी के हमले से पहले की तस्वीर हो, और अब एक बार फिर से ऐसा ही B-2 बॉम्बर की वीडियो तस्वीर जारी की गई। आखिर इसके क्या मायने हैं? उधर दूसरी तरफ ईरान की अगर बात करें तो पूरे इलाके में अब GPS को जाम किया जा रहा है। तो अमेरिकी टैंकर खाड़ी में अपनी पोजीशन ले रहे हैं। यानी जो भी घटनाएं आपको नजर आ रही हैं उससे ये तो बड़ा संकेत है कि आने वाले 24 घंटे काफी गंभीर रहने वाले हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से ईरान का पूरा एयर स्पेस खाली हो चुका है। ये फिलहाल ये देखिए, ये एयर स्पेस की तस्वीर। आपको ये बीच का हिस्सा मैं दिखाऊं, आपको चारों तरफ कहीं ना कहीं इन तमाम प्लेन्स का, फ्लाइट्स का मूवमेंट नजर आ रहा है। लेकिन ईरान, ये बीच में ईरान, बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल खामोशी। ये दरअसल ईरान का जो एयर स्पेस है वो खाली है। यानी अमेरिका के जो संभावित हमले हैं उनको लेकर ईरान की भी पूरी तैयारी एहतियाती तौर पर एयर स्पेस खाली कर चुका है, और कोई भी विमान उस पूरे इलाके से गुजर ही नहीं रहा। मिडिल ईस्ट में प्लेन की हलचल और एयर स्पेस का खाली होना आखिर क्या दर्शाता है? दरअसल ये सब कुछ एक संकेत है कि ईरान पर खतरा अभी है और कभी भी हमला हो सकता है। लगातार सरप्राइज अटैक की तो बात होती रही है, और ये जो तमाम तस्वीरें, जो मूवमेंट नजर आती हैं, ये बहुत बड़े संकेत हैं। आपको अभी तक हम 2 सबूत दिखा चुके हैं कि हमले की प्लानिंग हो चुकी है, ईरान पर हमला होने वाला है। पहला तो B-2 बॉम्बर की विजुअल, ये जो जारी की गई अब ट्रंप के करीबी की तरफ से, जो हर बार एक पैटर्न के तहत जारी की जाती है। 2025 में भी, 2026 में भी हमले से पहले, और अब हाल ही में एक बार फिर से ये वीडियो पोस्ट किया गया। और दूसरी तरफ ईरान का एयर स्पेस पूरी तरह से खाली होना। लेकिन इन सब के बीच में हमें B-2 बॉम्बर की ताकत और खासियत जरूर जान लेनी चाहिए कि आखिर वो क्या क्या कर सकता है, और उसे अगर उसका वीडियो पेश किया गया तो उसके क्या मायने हैं। दरअसल अगर हम ये कहें कि B-2 बॉम्बर दुश्मनों के लिए यमराज है, यानी पक्की मौत है, तो ये गलत नहीं होगा। चलिए इसकी खासियत आपको बताती हूँ और इसकी ताकत क्या है वो जान लीजिए। दरअसल अगर B-2 बॉम्बर की बात करें तो दुश्मनों के लिए ये यमराज कहा जाता है, यानी अगर इससे हमला हुआ तो मौत तय। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर की ताकत भी समझिए। B-2 दुनिया के सबसे खतरनाक रणनीतिक बॉम्बर्स में से एक है। ये लंबी दूरी तक बिना रुके मिशन को पूरा कर सकता है। हवा में ईंधन भरने की क्षमता के कारण इसकी रेंज भी लगभग असीमित हो जाती है, और ये पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियारों को लेकर जाने में भी सक्षम माना जाता है। इतना ही नहीं, एक मिशन में 18 टन से ज्यादा बम ले जाने की क्षमता ये रखता है।
दुश्मन के सबसे सुरक्षित ठिकानों पर सटीक हमला ये कर सकता है और ये जीपीएस गाइडेड स्मार्ट बमों का भी इस्तेमाल करता है। भारी एयर डिफेंस वाले क्षेत्रों में भी ये बखूबी घुसपैठ कर सकता है। मारक क्षमता पूरे युद्ध का रुख बदलने में सक्षम मानी जाती है। अब अमेरिका की जो वायुसेना है उसकी वैश्विक स्ट्राइक नेटवर्क का प्रमुख हिस्सा B-2 बॉम्बर माना जाता है। लेकिन B-2 बॉम्बर की खासियत क्या है? दरअसल B-2 का फ्लाइंग विंग डिजाइन इसे सबसे अलग बनाता है। बताया जाता है अलग होने के साथ साथ ये आधुनिकता भी दर्शाता है। और सबसे बड़ी खासियत है स्टील्थ तकनीक। सबसे बड़ी खासियत है इसका रडार सिस्टम। रडार पर पकड़ पाना इसे बेहद मुश्किल होता है। विमान की सतह रडार तरंगों को सीधे सीधे कम कर देती है और परिवर्तित करने के लिए ही इसे तैयार किया गया है। वही इंफ्रारेड सिग्नेचर भी बहुत कम इसका एक तरह से होता है, जिससे इसकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है। दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को भी चकमा देकर अंदर तक ये बखूबी पहुंच सकता है। आधुनिक सेंसर और नेविगेशन सिस्टम से ये लैस माना जाता है और खराब मौसम और रात में भी बेहद प्रभावी है। और बताया जाता है कि अगर ये ऑपरेशन अंजाम देना चाहे तो किसी भी वक्त, चाहे वो रोशनी हो या अंधेरा, किसी भी वक्त कर सकता है। सिर्फ 2 पायलट पूरे विमान को संचालित करते हैं और B-2 को दुनिया के सबसे उन्नत और रहस्यमयी स्टेल्थ बॉम्बर्स में से एक माना जाता रहा है। तो ये एक तरह से खासियत है। और अभी आपने B-2 बॉम्बर के बारे में जान लिया, लेकिन अब आपको एक और तस्वीर मैं दिखाती हूँ और उस तस्वीर को देखकर आपको और भी यकीन हो जाएगा कि ईरान पर हमले की बात आखिर ऐसी क्यों की जा रही है और तब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमले के लिए अमेरिका आखिर प्लान क्या कर रहा है। दरअसल जो तस्वीर सामने आई है उसमें तेजी से दौड़ते हुए कार आपको नजर आ रही होगी, देखिएगा जरा। और दरअसल ये जो काफिला है ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बताया जाता है और जहां पर ट्रंप तेजी से व्हाइट हाउस लौट रहे हैं। दरअसल ट्रंप ने वीकेंड के गोल्फ प्लान को एक तरह से रद्द कर दिया, शीर्ष अधिकारियों के प्लेन को रद्द कर दिया गया और अमेरिका ईरान के खिलाफ नए हमले की तैयारी भी कर रहा है। ये फिलहाल तो B-2 बॉम्बर की तस्वीर है, लेकिन कुछ और ऐसी तस्वीर। अब डोनाल्ड ट्रंप का जो बताया जा रहा है कि जो पूरी प्लानिंग थी उसे चेंज कर दिया गया। अब ये लास्ट मोमेंट चेंज आखिर कैसे? क्योंकि अगर हम बात करें अमेरिकी राष्ट्रपति की, जिनका मिनट टू मिनट प्लान सब कुछ तय होता है, अगले 1 हफ्ते का सारी प्लानिंग होती है और बहुत ही कम ऐसे चांसेस होते हैं कि आखिरी समय में कोई बदलाव हो जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जानकारी सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान है वीकेंड का वो चेंज हो गया। वो गोल्फ प्लान कर रहे थे, अब गोल्फ प्लान रद्द कर दिया गया है। उनके जो अधिकारी हैं वो इसे रद्द करने की बात करते हैं। ये बढ़ता काफिला दरअसल इसी तरफ का है। अमेरिका ईरान के खिलाफ नए हमले की तैयारी कर रहा है, ये इसको एक तरह से दर्शा रहा है। अब इसीलिए तो कयास लगाए जा रहे हैं। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले, यानी मुश्किल से 4 दिन का वक्त बीता होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि कतर, सऊदी और यूएई के कहने पर अमेरिका हमला रोक चुका है। यानी 19 मई को अमेरिका ईरान पर हमला करने की तैयारी कर चुका था, मन बना चुके थे ट्रंप। लेकिन ट्रंप ने अचानक से प्लान को रोक दिया, यू टर्न ले लिया। हालांकि इस दौरान ट्रंप ने 3 दिनों की अपील की बात जरूर कही थी, लेकिन तीनों देशों ने साफ तौर पर मना कर दिया। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या थी? दरअसल इसके पीछे की कहानी ये थी कि ट्रंप को पता चल गया था कि ईरान हमले को लेकर तैयार है और अगर हमला होता है तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इससे जो अमेरिकी जेट्स हैं उन्हें भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ईरान की तैयारी दुरुस्त है। अब फिर से अमेरिका में हलचल तेज हो गई, यानी ये तो स्पष्ट है कि कुछ तो बड़ा करने वाला है अमेरिका। आपको याद होगा कि ट्रंप ने अपने बेटे की शादी में शामिल होने से भी मना कर दिया है, क्योंकि ट्रंप को ये लगता है कि उनके लिए फिलहाल इस समय सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है ईरान, और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करने वाले हैं। अपनी बेटे की शादी तक में वो शामिल नहीं होंगे। आपको बताते हैं कि ट्रंप और इजराइल कहां पर हमला कर सकते हैं, क्या प्लानिंग नजर आती है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि इस बार की प्लानिंग पिछली बार से हटके है। इस बार के जो टारगेट्स हैं वो और भी ज्यादा प्रिसाइज हैं और बड़े निशाने हैं। दरअसल ट्रंप के टारगेट पर क्या क्या है जल्दी से जान लीजिए। अब जानकारी ये है कि ट्रंप के टारगेट पर है ईरान की मिसाइल सिटी, ट्रंप के टारगेट पर है IRGC के ठिकाने,
डोनाल्ड ट्रंप के ठिकाने अगर निशाने पर बात की जाए तो मुश्तबा का बंकर, जिस जगह पर मुश्तबा खामनेई है, और ट्रंप के ठीक निशाने पर एक तरह से खास इमारतें हैं, तेल निर्यात टर्मिनल है, ऑयल रिफाइनरीज हैं। यानी ईरान का जो मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इजराइल और अमेरिका अपने टारगेट पर ले चुका है। एक और ट्रंप हमले की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ बार बार ईरान को धमकियां दे रहे हैं। धमकियां कैसी? बार बार ये कह रहे हैं कि भाई अब आखिरी वक्त है। एक तरफ मध्यस्थता की बात होती है, डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं कि इस बार अगर बातचीत नहीं हुई तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, अगर ईरान नहीं माना तो उसका असर अच्छा नहीं होगा। अब आखिर क्या धमकियां दी हैं, धमकियों के पीछे की रणनीतियां क्या हैं, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल लगातार डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका लगातार ईरान को अल्टीमेटम देता रहा और हर बार की जो अल्टीमेटम है उसकी इनसाइड स्टोरी, ईरान पर दरअसल एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश ट्रंप करते रहे हैं। वो ये चाहते रहे हैं कि ईरान इस बात को समझे कि अगर हमला अमेरिका ने कर दिया तो क्या हाल होगा, और इसके पीछे की वजह सहयोगी देशों को संकेत देने का भी है। ट्रंप का संकेत मिलता रहे कि अमेरिका अब मिडिल ईस्ट की इस पूरी समस्या को लेकर बहुत गंभीर है। इसके पीछे की वजह घरेलू राजनीति भी मानी जाती है। घरेलू राजनीति में दरअसल डोनाल्ड ट्रंप खुद को ताकतवर बताना चाहते हैं, ताकतवर के रूप में पेश करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से बाहरी ताकतों के तौर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो उनकी जो लेवल है उनका ग्राफ लगातार नीचे आया, लेकिन घरेलू तौर पर भी डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियां लगातार सवालों के घेरे में हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप इन धमकियों से बताना चाहते हैं घरेलू राजनीति में भी कि हम अभी भी ताकतवर हैं। दूसरी तरफ अगर तेल बाजार की बात करें तो तेल बाजार में हलचल मचाना चाहते हैं ट्रंप। तेल बाजार में हलचल मचेगी, खाड़ी देशों को अपनी ओर डोनाल्ड ट्रंप करना चाहते हैं। ये भी एक तरह से वजह मानी जा रही है इसकी इनसाइड स्टोरी। इसके अलावा अमेरिका की जो सेना है, अमेरिका सेना के मनोबल को मजबूत किया जा सके, क्योंकि कई लंबे वक्त से अमेरिका के जो सैनिक हैं वो मिडिल ईस्ट में है, लगातार दूसरी जगहों पर तैनात है, और कई जगहों पर तो हालात ऐसे हो गए कि एक ही जगह पर डटे हुए, कई जगहों पर किल्लत होने लगी खाने की, पानी की, जो खास तौर से ये कहा जाए कि युद्धपोत पर मौजूद है। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह के बयान बड़े जरूरी हैं अमेरिका के लिए। उसके अलावा अमेरिकी जनता और दुनिया को भी ये जताना चाहते हैं कि अमेरिका हारा नहीं है, अमेरिका कमजोर नहीं है, और अमेरिका ने जो टारगेट तय कर लिया उसका पूरा ही करके एक तरह से वो रुकेंगे। तो ये एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप की नीति और रणनीति साफ तौर से नजर आती है। जाहिर सी बात है, एक और धमकी और दूसरी ओर हमले की तैयारी दोनों ही बड़े स्तर पर जारी है। हमला संभव है, और वैसे अगर देखा जाए तो हमेशा से ही अमेरिका की ये रणनीति रहती है कि धोखे में रखा जाए और उसके बाद में हमला कर दिया जाए। आपको याद होगा बातचीत चल रही थी ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में, कई दौर की बातचीत हुई, बातचीत चल रही है, और तभी अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जून 2025 में ईरान पर हमला कर दिया। और यही इसी तरह का ही एक तरह से काम किया फरवरी 2026 में। लगातार अलग अलग जगहों पर बैठकर बातचीत की जा रही थी। मस्कट में बातचीत हो रही थी, ओमान में बातचीत हो रही थी, बातचीत के अलग अलग पड़ाव नजर आ रहे थे, और यही बात ईरान कहता रहा कि भाई हम तो बातचीत के आखिरी पड़ाव पर थे, हम तो तैयार थे। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने धोखा दिया। ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला कर दिया, जिसमें आयतुल्लाह अली खामेनेई समेत ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उनकी जान चली गई। अब इस बार ईरान उन तमाम सारी परिस्थितियों से सबक लेते हुए खुद को मजबूत रखना चाहता है, और यही वजह है कि ईरान ने बड़ी तैयारी कर रखी है, जिसका इल्म इजराइल को भी है और अमेरिका को भी। समझिए, एक और अमेरिका हमले की तैयारी कर रहा है तो दूसरी तरफ ईरानी लोग भी कम नहीं है। ईरान में भी युद्ध की तैयारी चल रही है। ईरान में दरअसल टेलीविजन के माध्यम से लोगों को बंदूक चलाने के बारे में सिखाया जा रहा है। इसके अलावा महिलाओं को भी बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। तस्वीर आप जरा देखिए, फुल फ्रेम दिखाएंगे ये तस्वीर। ये दरअसल ईरान के एक न्यूज चैनल पर ये बाकायदा IRGC के कमांडर थे जो बाकायदा सिखा रहे थे कि कैसे गन को लोड करना है, कैसे हथियार उठाने हैं, कैसे इसे सेट करना है, असेंबल करना है और हमला कर देना है। ये बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है लोगों को। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे ही महिलाओं को भी बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है, महिलाओं को भी हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है।
और ये जो पूरा ट्रेनिंग सेशन है ये इन दिनों आपको ईरान की टेलीविजन पर, न्यूज़ चैनल्स पर नजर आ रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ एक तरफ का नहीं, महिलाएं जो हमेशा अपने हितों को लेकर, अधिकारों को लेकर ईरान में आवाज बुलंद करती रही, हमेशा उनको दरकिनार किया जाता रहा। अब उन्हीं महिलाओं को ट्रेन कर रहा है ईरान। अब उन्हीं महिलाओं के हाथों में बंदूकें थमाना चाहता है ईरान। ईरान की सेना उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है ताकि अगर हमला हुआ तो वहां पर जवाब जोरदार दिया जा सके। आम जनता, बच्चा हो, महिला हो, कोई बुजुर्ग हो या युवा हो, उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। वही खबर यह है कि ईरान में मिसाइल और ड्रोन बनाने का काम अब 24 घंटे चल रहा है। लगातार नॉन स्टॉप मिसाइल और ड्रोन का बड़ा जखीरा तैयार करना चाहता है ईरान, जैसा लगातार वहां पर होता रहा है। और यही बात तो अमेरिका की कई तमाम ऐसी खुफिया रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह दावा किया गया कि किस तरह से ईरान में बड़े स्तर पर जब युद्ध विराम हुआ तो बड़े स्तर पर हथियारों के बनाने का काम शुरू हुआ है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये वैसे ही वीडियो सामने आए हैं ईरान से, जहां पे बताया गया कि कैसे दूर वाली रेंज की मिसाइलों को तैयार किया गया, कैसे ईरान ने अब यहां पर बाकायदा ड्रोन तैयार की। ये तस्वीर ईरान इस बात का संकेत है, जहां अमेरिका हमले की प्लानिंग कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान भी कम नहीं, अपनी लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता भी बढ़ाता जा रहा है। लॉन्ग रेंज मिसाइल ईरान ने तैयार की है। अब देखिए, खबरें तो यहां तक की हैं कि ईरान तेजी से मिसाइलें बना रहा है। कहने को कम दूरी मार करने वाली मिसाइलें ईरान तेजी से बना रहा है। लॉन्ग रेंज की मिसाइलों पर भी लगातार काम किया जा रहा है। ईरान में वैज्ञानिक और मिसाइल भंडार में 24 घंटे नॉन स्टॉप वर्क चल रहा है। अब हालिया में अमेरिका की जो एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई, उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि ईरान ने अपने मिसाइल उत्पादन केंद्रों को और कारखानों को बहुत ही तेजी से फिर से चालू कर लिया है। कहते हैं कि एक एक मिसाइल 10 दिनों के अंदर तैयार हो रही है, जिसकी मारक क्षमता भी करीब 1400 से 1500 किलोमीटर तक की है। क्योंकि जंग से पहले रूस और चीन की मदद से काफी मिसाइलों के पार्ट ईरान में भूमिगत रखे हुए थे। ईरानी नागरिकों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है और लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं। अपने देश को बचाने के लिए लोग मेहनत कर रहे हैं। महिलाएं हाथों में हथियार ले रही हैं। युवा भी लगातार अपना जज्बा दिखा रहे हैं। उधर खबर तो यह है कि ईरान भी जंगी तैयारी कर चुका है। ईरान का कहना है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो जंग का दायरा और भी ज्यादा बढ़ा देगा। कई फ्रंट पर जंग वो खोल देगा अगर इस बार हमला हुआ तो। चलिए आपको वो ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कैसे ये महायुद्ध 2.0 कई फ्रंट खोल सकता है। मुश्तबा की क्या तैयारी है? दरअसल IRGC का प्लान इस बार है कि ईरान ने अगर अमेरिका पर हमला किया, ईरान ने अमेरिका को भी धमकी दे दी कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो क्या होगा। अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो अरब में कई फ्रंट खोल देगा ईरान। ये सीधी सीधी ये धमकी है IRGC की। और अगर कई फ्रंट खोल दिए गए तो यहाँ पर हालात और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाएंगे। समझिए, इसकी कल्पना अमेरिका तक ने नहीं की होगी, ऐसा अब उसका जवाब दिया जाएगा। IRGC का प्लान है कि जो सहयोगी हैं उनके साथ में मिलकर जमीन पर युद्ध छेड़ दिया जाए। और ये सिर्फ ईरान की जमीन नहीं होगी, अरब देशों की जमीन होगी। ये युद्ध अरब के कई देशों में लड़ा जाएगा। वहीं सऊदी अरब की अगर बात करें तो समझिए, अब जानकारी यह है कि हिजबुल्लाह अल हिजाज 1987 में जो शिया मिलिशिया संगठन बना था, साल 2000 तक कई हमलों में ये जो शामिल रहा था, पूर्वी प्रांतों में कई लड़ाके जिसके आज भी सक्रिय हैं, एक बार फिर से वो खुद को मजबूत कर रहा है। और छोटे और बड़े हमलों के साथ में विस्फोट संभव है तो हिजबुल्लाह अल हिजाज का भी एक तरह से साथ इस पूरे जवाबी कार्रवाई में ले सकता है IRGC। ईरान का कहना है UAE को लेकर क्या तैयारी, समझिए। UAE में स्लीपर सेल एक्टिव है। यहाँ पर ईरान की बड़ी संख्या में स्लीपर सेल्स की एक्टिविटीज हैं। मई के महीने में ही UAE में 24 गिरफ्तारियां हुई। लोन वुल्फ अटैक और IED बम धमाके हमेशा से किए जाते रहे हैं इन स्लीपर सेल्स के माध्यम से। और हाल ही में जो हमला हुआ था वो दरअसल इसी ग्रुप का काम था। और अगर ऐसा होता है तो UAE में फिर से बड़ी तैयारियां नजर आएंगी। ईरान ने दरअसल जॉर्डन में भी बड़ी तैयारी करके रखी है। कैसे? मुस्लिम ब्रदरहुड के माध्यम से। जॉर्डन में जो मुस्लिम ब्रदरहुड है वो दरअसल एक राजनीतिक शाखा है। इस्लामिक एक्शन फ्रंट खुद को इससे अलग बताता है। ये ग्रुप जो है वो इजराइल के खिलाफ हमेशा से रहा है
और इस्लामिक एक्शन फ्रंट हमास का समर्थक रहा है। अगर हमला हुआ तो जॉर्डन में भी बड़ी तबाही कर सकता है ईरान। अब बहरीन को लेकर तैयारी समझिए। ईरान के कई प्रॉक्सीज हैं जो यहां पर एक्टिव हैं, जिसमें अल अश्तर, अल मुख्तार, वाद अल्लाह ग्रुप एक्टिव हैं। कई प्रॉक्सी ग्रुप्स के लड़ाके बड़ी संख्या में एक्टिव नजर आते हैं। तो वहीं बहरीन में करीब 45% से ज्यादा आबादी शिया मुसलमानों की है। गृह युद्ध और यूएस के बेस पर भी अटैक यहां पर बहरीन पर एक तरह से किया जा सकता है। तो ये ईरान की बड़ी तैयारी है और ईरान बार बार कहता रहा कि इस बार अगर इजराइल और अमेरिका ने हमले किए तो जवाब सिर्फ ईरान की जमीन से नहीं आएगा, बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट कहीं ना कहीं धधक जाएगा। अब आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ईरानी लोग रात में सड़कों पर कैसे आकर अपनी सेना और आईआरजीसी का समर्थन करते हैं, वो देखिए। ये पूरी सड़कें जो हैं वो पटी पड़ी है, लोगों के हाथों में झंडे हैं, दिल पे जज्बा है और सिर्फ एक जुनून, ताकि सेना का मनोबल बढ़ता रहे। और ये एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भले हालात कैसे भी हो, ईरान की जनता अपनी सेना, अपने नेताओं के साथ में है। आपको याद होगा जनवरी महीने में ही ईरान में लोगों को भड़काने का काम अमेरिका और इजराइल ने किया था और उस समय लोग अपने ही शासन के खिलाफ थे। आज ऐसा नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी ईरानी जनता ईरानी शासन और सेना के साथ है। खबर तो ये भी है कि सभी ईरानी लोग हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले चुके हैं और वो मिसाइल बनाने के काम में भी हाथ बटा रहे हैं। आपको ईरान की टॉप मिसाइल के बारे में भी विस्तार से बता देते हैं कि वो कौन सी ईरान की टॉप मिसाइलें हैं जो उसे ताकतवर बनाती हैं और इजराइल और अमेरिका की बड़ी चिंता बढ़ाती हैं। दरअसल इसमें है फतेह टू हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता 1400 से 1500 किलोमीटर की है और इसकी खासियत यह है कि यह हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल तकनीक से लैस है। उड़ान के दौरान तेजी से दिशा बदलने में सक्षम है। तो पैट्रियट और एरो जैसे रडार सिस्टम के लिए भी ट्रैक करना और रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। खुर्रमशहर 4 की बात की जाए, जो सबसे भारी और विध्वंसक मानी जाती है, मारक क्षमता इसकी 2000 किलोमीटर तक की है और वॉरहेड 1500 से 1800 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। खासियत यह है कि ईरान की जो सबसे ताकतवर और घातक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये उसमें शामिल है। लिक्विड फ्यूल इंजन पर आधारित है, मिडिल ईस्ट में भारी तबाही मचाने की क्षमता रखती है और मोबाइल लॉन्चर से भी इसे कहीं से भी दागा जा सकता है। अब सेजल मिसाइल की बात करें, जिसे त्वरित हमलावर के रूप में कहा जाता है, जिसे डांसिंग मिसाइल भी ईरान कहता है। इसकी मारक क्षमता ये है कि ये अपने टारगेट को 2000 से 2500 किलोमीटर तक एक तरह से लॉक कर सकती है। ये सॉलिड फ्यूल यानी कि ठोस ईंधन पर आधारित है और ठोस ईंधन के कारण तेजी से लॉन्च भी इसे किया जा सकता है। दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाता जैसे ही ये अपना टारगेट सेट करती है और इसकी रफ्तार मैक 13 से भी ज्यादा बताई जाती है। इमद सटीक गाइडेड मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता 1700 किलोमीटर की है, बेहद उच्च एकदम इसकी सटीकता मानी जाती है, यानी कि जिसको भी इसने टारगेट लॉक किया इसके वार से कभी वो बच नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ मैन्यूरेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक से इसे लैस किया गया है। लॉन्च के बाद भी ये दिशा नियंत्रित कर सकती है और अपने लक्ष्य पर बेहद सटीक निशाना लगाने में ये सक्षम है। गदर 110 मिसाइल, जो कि उन्नत शाहिब वेरिएंट में मानी जाती है, मारक क्षमता 1650 से 1950 किलोमीटर की है। खासियत, ईरान की पुरानी शाहब 3 मिसाइल का अत्याधुनिक संस्करण, पहले चरण में तरल ईंधन और दूसरे चरण में ठोस ईंधन का उपयोग होता है। दुश्मन के रडार को चकमा देने की क्षमता भी ये एक तरह से रखती है। क्रूज मिसाइल की बात करें तो पावे और सुमार, जो कि मारक क्षमता इसकी 1350 से 2500 किलोमीटर की है, जमीन के बेहद करीब ये उड़ान भर सकती है और उड़ान के दौरान दिशा बदलने में भी सक्षम है। कम रडार प्रोफाइल के कारण इसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है और दुश्मन के ठिकानों पर अचानक और बिल्कुल सटीक हमला करने में ये सक्षम है। तो ये ईरान की मिसाइल की ताकत है। अब 8 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के बीच में 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ, लेकिन ये जो समझौता था वो कभी पूरी तरह से टिका नहीं। ट्रंप ने 12 मई 2026 को कहा कि सीज फायर मैसिव लाइफ सपोर्ट पर है, यानी मरणासन अवस्था में है। उनके कुछ करीबी सहयोगी ईरान पर दोबारा बड़े हमले पर गंभीरता से विचार करने लगे।
उधर पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से उन्होंने मुलाकात की। मकसद क्या था? मकसद था तनाव को कम करना और युद्ध को खत्म करना, एक तरह से कूटनीतिक प्रयास के तौर पर। अब ईरान कह रहा है कि वो अमेरिका के ताजे प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है और पाकिस्तान अभी भी दोनों पक्षों के बीच में संदेशवाहक की भूमिका निभा रहा है। उधर अगर देखा जाए ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड, जिसने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका और इजरायल ने दोबारा हमला किया तो वो संघर्ष को पूरे क्षेत्र से आगे तक फैला देंगे। यानी तैयारी अमेरिका की है तो तैयारी ईरान ने भी कर रखी है। दोनों ओर से गदर मचाने की तैयारियां हैं। इसको लेकर मिसाइलों का जखीरा जुटा लिया गया और हमले की तिथि भी तय कर ली गई। अब देखना होगा कि अमेरिका और इजरायल किस तरह से हमला करता है और ईरान किस तरह से पलटवार करता है। कहते हैं ना, कहीं का गुस्सा कहीं, और जब इंसान निकालने लग जाए तो तब आप ये समझ लीजिए कि वो अपनी हार की खींच निकाल रहा है। और ये एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जहां व्यक्ति एक स्थान या व्यक्ति से उत्पन्न क्रोध को किसी दूसरे निर्दोष व्यक्ति या फिर वस्तु पर निकालता है। कहते हैं कि जंग हार और मुंह दिखाने लायक ना बचे तो अक्सर लोग अपने से कमजोर को निशाना बनाते हैं, और वही हाल हो रहा है अमेरिका में। और ऐसी स्थिति करके आखिर ऐसी स्थिति बना कौन रहा है वो भी आपको बताते हैं। शांति के ठेकेदार और दुनिया को आर्थिक मंदी में धकेलने वाले लोग मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही अधिकारियों पर फायर हो चुके हैं। ट्रंप, जी हां, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड को निपटा दिया। अब खबर है कि ईरानी जंग के बीच में अपने ही अधिकारियों की बलि दे रहे हैं ट्रंप। कल अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया प्रमुख डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है। अब उन्होंने कहा है कि उनके पति अब्राहम विलियम्स को दरअसल हड्डियों का एक अत्यंत दुर्लभ कैंसर है, जिसकी जानकारी लगी और वो उनके साथ में रहने के लिए ये पद छोड़ रही हैं। इस बात पर ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पर इनक्रेडिबल जॉब उनका बताया और जमकर तारीफ की है तुलसी गबार्ड की। लेकिन क्या ये सच में परिवार की वजह से उन्हें जाना था? अगर विस्तार से जानने की कोशिश करें तो तस्वीर इससे बिल्कुल अलग नजर आती है। दरअसल तुलसी गबार्ड को प्रशासन के भीतर इनफैक्चुअल और इररिलेवेंट माना जाने लगा था। ईरान युद्ध इसमें एक मुख्य वजह रही है। दरअसल वो ईरान युद्ध की सार्वजनिक मैसेजिंग से एक तरह से गायब थी और पर्दे के पीछे की चर्चाओं से भी उन्हें बाहर कर दिया गया। गबार्ड को तभी किनारे कर दिया गया था जब प्रशासन ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सैन्य तरीके से अपहरण करने का फैसला किया। महीनों से खबर आ रही थी कि गबार्ड को साइडलाइन किया जा रहा है। ट्रंप उन्हें हटाने पर विचार कर रहे हैं। वो 15 महीने तक फिर भी टिकी रही। वैसे तुलसी गबार्ड वेनेजुएला और ईरान दोनों ही मैटर पर ट्रंप प्रशासन से इतर अपनी राय रखती थी, या ये कहा जाए उनसे खिलाफत करती थी। और बस यही कारण है कि ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को साइडलाइन करना शुरू कर दिया। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो पूर्व राष्ट्रीय खुफिया निदेशक हैं तुलसी गबार्ड, उनके बीच की टकराहट जो है वो लगातार सामने आती रही। वो टकराव मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट को लेकर थी और सबसे खास तौर ईरान को लेकर। दरअसल जिसमें सैन्य हस्तक्षेप और परमाणु नीति जो है वो भी एक तरह से प्रमुख हिस्सा था। आपको बताते हैं कि आखिर किन किन विषयों पर ट्रंप और गबार्ड के बीच में बड़ा टकराव नजर आया था, क्योंकि इसके पहले भी तुलसी गबार्ड ने कई बड़ी बातें कही थी। उसमें सबसे पहले नाम आ जाता है ईरान का परमाणु कार्यक्रम और सैन्य संघर्ष। अब जानकारी यह है कि ट्रंप और तुलसी गबार्ड के बीच में ईरान को लेकर मतभेद था और वो कई बार खुले मंच पर सामने भी आया। दरअसल तुलसी गबार्ड का आकलन ये था, उनका मानना ये था कि ईरान दरअसल परमाणु बम बना ही नहीं रहा है, परमाणु बम बनाने के करीब ही है ही नहीं। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बड़ा खतरा माना था और ये जो पूरी युद्ध की पटकथा लिखी गई थी, ईरान पर हमला हुआ था, ईरान को घेरने की तैयारी थी, वो इसी परमाणु कार्यक्रम को लेकर थी। और जिसे बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो खतरा है, तुलसी गबार्ड ने उन तमाम दावों को पूरी तरह से खत्म कर दिया, धराशायी कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान बना ही नहीं पाएगा अभी जिस तरह के हालात हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला जब किया तब तुलसी गबार्ड ने उसका सीधा विरोध किया था। इतना ही नहीं, अमेरिका की जो खुफिया एजेंसीज हैं उनका आकलन भी समझ लीजिए क्या है।
दरअसल जानकारी यह है कि कई अमेरिकी खुफिया आकलन को लेकर दोनों में ही बड़ा विरोध था। ईरान जंग के बीच में ट्रंप और तुलसी गबार्ड के रिश्ते ठीक नहीं थे, ये भी इंटरनल जो इंफॉर्मेशन से उससे पता चल जाता है। तुलसी गबार्ड को साइडलाइन करके एक तरह से काम किया जा रहा था। अब विदेश नीति में हस्तक्षेप का विरोध भी। तुलसी गबार्ड की छवि हमेशा विदेशी युद्धों के विरोध रही है। विदेशी युद्धों में अमेरिका का हस्तक्षेप सही नहीं है, वो ये बात कहती रही, अमेरिकी हस्तक्षेप का विरोध करती रही तुलसी गबार्ड। अब डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में जब युद्ध छेड़ा तब भी गबार्ड उसके पक्ष में नहीं थी, लगातार वो इसका विरोध करती थी। अब जंग की जो कानूनी वैधता है उस पर जो खामोशी रही वो भी एक बड़ी वजह रही। कांग्रेस की सुनवाई में तुलसी गबार्ड ने डेमोक्रेट का साइड ले लिया। तुलसी गबार्ड ने यह स्वीकार किया कि ईरानी युद्ध जो छेड़ा गया इजराइल और अमेरिका की तरफ से, जिसमें अमेरिका की भूमिका ज्यादा थी, वो युद्ध ही असंवैधानिक था और ये सीधे सीधे तौर पर ट्रंप की नाराजगी का सबब बन गया। माना जा रहा है यही वो एक तरह से पक्ष रहा जो तुलसी गबार्ड पर लगातार जो तलवार लटक रही थी, अब वो उनके पद पर गिर गई। अब परमाणु युद्ध की जो चेतावनी है, दरअसल लगातार तुलसी गबार्ड हिरोशिमा दौरे से जब लौटी तो एक वीडियो जारी किया गया जिसमें अमेरिकी शहरों की काल्पनिक बर्बादी एक तरह से दिखाई गई। इसके जरिए परमाणु युद्ध के खतरों पर बाकायदा चेतावनी दी गई और ये जो वीडियो है, वीडियो से व्हाइट हाउस टीम तुलसी गबार्ड से बेहद नाराज हो गया, ये भी दावा किया जाता है। अब इतना ही नहीं, जो कैंट का इस्तीफा है, कैंट का इस्तीफा और गबार्ड की चुप्पी, गबार्ड के सहयोगी रहे कैंट, उन्होंने युद्ध के विरोध में इस्तीफा दिया था। तब डोनाल्ड ट्रंप नाराज हुए कि गबार्ड ने कैंट की खुलकर निंदा नहीं की और ये वो पल था जब ट्रंप ने कैबिनेट सदस्यों से ये पूछना शुरू किया कि ट्रंप कैबिनेट सदस्यों ने पूछा कि तुलसी को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। और देखिए, ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि ये पूरा प्रोसेस चलता रहा गबार्ड और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक नाराजगी वाला, और उसके बाद में अचानक से गबार्ड की इस्तीफे की तस्वीर खबर सामने आ जाती है। 17 मार्च 2026 को अमेरिकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के निदेशक जो केंट, एक और पूर्व आर्मी रेंजर और CIA अधिकारी ने इस्तीफा दिया और ये कहा कि मैं अच्छे से ईरान की इस जंग का समर्थन नहीं कर सकता। कैंट ने सीधे सीधे लिखा था कि ईरान हमारे देश के लिए कोई तत्काल खतरा नहीं था। ये साफ था कि जो युद्ध है ये इजराइल और उसके शक्तिशाली अमेरिकी लॉबी के दबाव में शुरू हुआ। ईरान पर जो दबाव बनाया गया, हमला बोला गया, वो अमेरिका के हित में नहीं था। जंग के बीच में ट्रंप एक बार जरूर कह गए थे कि जब कोई हमारे साथ काम करे और कहे कि ईरान खतरा नहीं था तो हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए, हम ऐसे लोग नहीं चाहते। कैंट ने बाद में एक चौंकाने वाला खुलासा भी किया था, आपको याद होगा, जब ये स्वीकारते हुए कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के करीब नहीं था, जो कि अमेरिका की युद्ध छेड़ने के मुख्य औचित्य को ही सीधे सीधे कमजोर कर देता है, क्योंकि पूरा बेस ही अमेरिका ने या पूरा बेस ही ट्रंप एंड टीम ने ये तय किया कि ईरान दरअसल परमाणु हथियार बना रहा है, यूरेनियम संवर्धन उसका इतना ज्यादा हो चुका है कि दुनिया को खतरे की तरफ लेकर जाएगा, परमाणु हथियार बनाएगा। लेकिन ना सिर्फ ईरान इस बात को नकारता रहा, बल्कि खुद ट्रंप की टीम पर्सन्स, अमेरिका के अंदर से कई ऐसे सीनियर पोजीशन को होल्ड करने वाले लोग जो जिम्मेदार हैं, जो ऑथेंटिक हैं, वो ये कहते रहे कि ईरान कोई खतरा अमेरिका के लिए नहीं था। ईरान जंग के बीच में ट्रंप और पीट हेग्सेट एक एक करके टॉप अधिकारियों को हटाते जा रहे हैं। ट्रंप और पीट ने जिन जिन अधिकारियों को हटाया, उनकी अमेरिकी रक्षा और सुरक्षा ढांचे के बेहद अहम हिस्से थे। अब ऐसे अधिकारियों को हटाया गया जिससे इसका सीधा असर सैन्य रणनीति पर पड़ेगा, ऑपरेशंस पर पड़ेगा और पॉलिसीज पर पड़ेगा। आइए जल्दी से आपको एक एक करके वो मैं नाम और रोल समझा देती हूँ। अब आगे इनकी क्या भूमिका है वो भी समझ लेते हैं। दरअसल अगर जॉन फेलन, जो कि नौसेना सचिव है, उनके बारे में समझिए, ये एक सिविलियन पद है और ये सैन्य पद नहीं है। अब दरअसल यूएस नेवी और मरीन कॉर्प्स की नीति पर एक तरह से काम किया जाता है। नेवी बजट की अगर बात करें तो नेवी बजट और प्रशासन की जिम्मेदारी या जहाजों की खरीद या टेक्नोलॉजी पर काम या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज, एक तरह से यही पद तय करता है, जिसमें नाम जॉन फेलन का। इसके अलावा नाम आता है रैंडी जॉर्ज, जो कि आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ है। और देखा जाए तो ये बड़ा पद है आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ का, यूएस आर्मी का सर्वोच्च सैन्य अधिकारी।
सैनिकों की ट्रेनिंग, युद्ध की तैयारी, ऑपरेशंस की रणनीति बनाने पर काम और सरकार को सैन्य सलाह देने का काम एक तरह से ये कहा जाए कि चीफ ऑफ स्टाफ का है, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ का। अब CQ ब्राउन जो कि एयरफोर्स चीफ हैं, यूएस एयरफोर्स के प्रमुख, एक तरह से ये हैं यूएस एयरफोर्स के प्रमुख होने के साथ हवाई हमले या एयर डिफेंस की जिम्मेदारी सब इन्हीं पर है। ड्रोन ऑपरेशंस जो अमेरिका की तरफ से किया जाएगा वो इनके ऊपर जिम्मेदारी है। स्पेस आधारित जो सिस्टम है उनकी भी जिम्मेदारी इन्हीं पर है। आधुनिक युद्ध में इनका रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आप ये मान के चलिए जिस तरह से लगातार घेराबंदी की गई ईरान की, वो इनके ही एक तरह से रोल में छत्र छाया में रही। इसके आगे नेवी की टॉप एडमिरल का भी नाम आपको बता दें, जिनका नाम है लीजा फ्रेंचेटी। नौसेना की ऑपरेशनल हेड के तौर पर जिम्मेदारी एक तरह से निभाती हैं। समुद्र के युद्ध हो, जहाजों की तैनाती हो, ग्लोबल नेवल ऑपरेशन को एक तरह से लीसा फ्रेंचेटी ही कंट्रोल करती है। कोस्ट गार्ड प्रमुख जिनका नाम है लिंडा फेगन, समुद्र की सुरक्षा, बॉर्डर प्रोटेक्शन, रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। युद्ध के समय ये भी रक्षा तंत्र का हिस्सा एक तरह से बन जाता है। जेफरी क्रूज जो कि इंटेलिजेंस प्रमुख है, इंटेलिजेंस प्रमुख बहुत बड़ा रोल, दुश्मन की जानकारी जुटाना, सैटेलाइट, साइबर और जासूसी से जानकारी इकट्ठा करना, ये इनका मुख्य रोल है और युद्ध में सही फैसले लेने के लिए इनका काम बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये एक तरह से वो फहरिस्त है जो बड़े रोल में है, बड़ी जिम्मेदारियां निभाते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप की टीम का हिस्सा है। अब ईरानी जंग ट्रंप प्रशासन के लिए एक आंतरिक शुद्धिकरण अभियान बन गई है, ऐसा लगता है। जो केंट जिसने सच बोला बाहर कर दिया गया, उन्हें बागी कहलाया गया। उन्हें तुलसी गबार्ड जो चुप रही वो इररिलेवेंट कहलाई। बोंडी जो एब्स्टिन फाइलें नहीं दबा पाई वो भी एक तरह से बाहर हो गए। संदेश बिल्कुल साफ है कि ट्रंप के आसपास अब वो लोग हैं जो सवाल नहीं पूछते, सिर्फ यस सर यस सर यस सर कहते हैं। वहां पर तो नो की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये उस समय हो रहा है समझिए जब अमेरिका एक बड़ी जंग के बीच में है, सीज फायर टूटने की कगार पर है और एक बड़े फैसले की घड़ी अब करीब आ रही है और अभी भी खतरा मंडरा सकता है। अब देखना ये होगा कि ईरान ने ना जीत पाने का जो खींच है वो ट्रंप और किस किस पर एक तरह से निकालते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका से जुड़ी हुई खबर है। जी हां, दरअसल ट्रंप की हत्या की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ, ये दावा किया जा रहा है। अब जो जानकारी सामने आई है, जिस तरह से अभी हालात यहां पर नजर आ रहे हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि इवांका ट्रंप दरअसल जो कि डोनाल्ड ट्रंप की बेटी हैं, उन पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ईरान की सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से ट्रेनिंग पाए एक खतरनाक आतंकवादी ने इवांका को दरअसल टारगेट किया था। ट्रंप की जान लेने का पूरा प्लान भी कर लिया गया और इसका खुलासा भी एक तरह से किया गया है। दरअसल जो खबर सामने आई है, द पोस्ट अखबार ने इसका खुलासा किया। इसके अनुसार यह आतंकी 6 साल पहले अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए अपने गुरु और ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था। सुरक्षा एजेंसियों ने इवांका ट्रंप की हत्या का प्लान बना रहे आतंकी को भी एक तरह से पकड़ लिया है। उसकी पहचान भी हो चुकी है। तमाम उसकी जो रणनीति है एक तरह से वो भी इस दौरान सामने आ रही है। उसके आरोपी की पहचान 32 साल के मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी के तौर पर हुई। वो इराकी नागरिक बताया जाता है। 6 साल पहले बगदाद में एक तरह से कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिका ने बड़े ऑपरेशन में ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। अल सादी इस हमले को अपने गुरु की मौत मानता था और तभी से ट्रंप परिवार को तबाह करने की फिराक में है। आपको बताते हैं इवांका ट्रंप की हत्या करने की साजिश रचने वाला शख्स आखिर कौन है और किस तरह से उसे पकड़ा गया। दरअसल इस आरोपी का नाम है मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी। मोहम्मद बाकर साद 32 वर्षीय इराकी नागरिक है। अमेरिका और यहूदी ठिकानों को निशाना बनाने का इस पर आरोप है। मोहम्मद बाकर साद का संबंध IRGC संगठन से है। मोहम्मद बाकर साद इवांका ट्रंप की हत्या करना चाहता था। कासिम सुलेमानी का बदला लेना चाहता था। मोहम्मद बाकर इवांका ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित घर के नक्शे और ब्लूप्रिंट्स बाकायदा इसने जुटाए और सोशल मीडिया अकाउंट पर धमकी भरे संदेश भी मिले हैं। उसे मई 2026 में तुर्की में एक तरह से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उसे अमेरिका भी प्रत्यर्पित किया गया है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका में कई आतंकी साजिशों से भी जुड़े रहने की खबर सामने आई है।
दरअसल ये जो साजिश है ये उस 2020 के अमेरिकी ड्रोन हमले का बदला है जिसमें बगदाद में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी मारे गए थे और वो हमला ट्रंप के पहले कार्यकाल में हुआ। दरअसल सुलेमानी ईरान के IRGC के क्वाड फोर्स का प्रमुख थे, मिडिल ईस्ट ईरानी प्रभाव का असल इंजन थे और उनकी मौत ने ईरान के भीतर बदले की ऐसी आग जलाई जो आज 2026 में भी धधक रही है। और अब 2026 की ईरान जंग ने इस आग में घी का काम किया है। फरवरी 2026 में जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया तो IRGC का बदले का मकसद और भी गहरा हो गया। आइए आपको बताते हैं कि पूरी ट्रंप फैमिली कैसे ईरान जंग के बीच में अब कहीं ना कहीं खतरे में घिर चुकी है और सीधे कैसे अब उनकी जान पर खतरा आ चुका है। दरअसल टारगेट पर ट्रंप की फैमिली है जिसमें इवांका ट्रंप का नाम भी सामने आया। ईरानी समर्थित व्यक्ति पर आरोप लगा है इवांका ट्रंप की हत्या की साजिश रचने का। फ्लोरिडा घर का बाकायदा नक्शा भी उस व्यक्ति के पास से मिला है। इवांका ही नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का भी नाम सामने आया है। ईरान जंग के बीच में इनकी भी जान को बड़ा खतरा है। शादी कार्यक्रम बेहद गोपनीय जगह पर रखा गया इन्हीं सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और शायद यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस शादी से किनारा कर लिया है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ईरान के हिट लिस्ट में है। अभी खबर सामने आई थी ईरान जंग के बीच में कई बार फायरिंग डोनाल्ड ट्रंप उनके इर्द गिर्द हुई। डिनर पार्टी में हमलावर ने फायरिंग की थी, हाल ही में आपको याद होगा। अब एक लिस्ट सामने आई थी जिसने ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने वाले पर इनाम रखा था। अगर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला होता है तो उस पर बड़ा इनाम दिया जाएगा। ईरान जंग और उससे पहले भी ट्रंप पर कई बार फायरिंग की घटनाएं हो चुकी हैं, यानी ट्रंप को निपटाने के लिए ईरान कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा। इससे पहले भी ट्रंप ये आरोप लगा चुके हैं कि ईरान मेरी हत्या करा सकता है और यही वजह है कि एक बार फिर से ये जो खुलासा हुआ उसने सभी को हैरत में डाल दिया है। और वर्ल्ड नाउ में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।